मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एंकोप्रेसिस के बारे में। एंकोप्रेसिस या फिर एंकोप्रीसस ऐसे करके इसे बोलते हैं। एंकोप्रीसस जो है वो एक ऐसा एलिमिनेशन डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में होता है, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो अपने अंडरवियर या जो पैंट्स हैं, पजामा हैं, उनको गंदा कर देते हैं, उसमें पॉटी रिलीज़ कर देते हैं। किसी तरह से पॉटी कर देते हैं जो कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती या उनको पता भी नहीं चलता कि वो हो जाती है। और ये अक्सर या ये कहें कि ये डायग्नोज ही तभी होता है जब बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग की एज को पार कर चुका होता है। मतलब 4, साढ़े 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का जब बच्चा हो चुका होता है जिसमें कि उसे टॉयलेट ट्रेनिंग कर दी गई होती है। मतलब बच्चे को इस बात की समझ है कि उसे जो पॉटी है वो टॉयलेट में जाके करनी होती है। जब उसे टॉयलेट आ रहा है तो उसे मम्मी या पापा को इंडिकेट करना है, बताना है कि मुझे पॉटी आ रही है, मुझे टॉयलेट लेकर जाओ। जब बच्चे को टॉयलेट ले जाया जाता है तो उसको पता है कि टॉयलेट में क्या किया जाता है, कहाँ बैठना है, किस तरह से अपने पेट को साफ करना है, किस तरह से धोना है, या वो धुलवा लेता है तो उसको पता है कि उसके बाद क्या करना है। तो ऐसे में जब बच्चा अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग की पूरी स्टेज को पार कर चुका होता है, मतलब अब ये एक्सपेक्टेड है कि बच्चा नॉर्मली पॉटी करेगा, उसके बाद अगर ये फीकल इनकॉन्टिनेंस या एंकोप्रेसस की जो प्रॉब्लम आती है, इसको तभी आइडेंटिफाई या डायग्नोसिस किया जाता है, मतलब तभी इसको डिसऑर्डर का पार्ट माना जाता है। क्योंकि तब एक्सपेक्टेड तो यही है कि बच्चे को तो नॉर्मल पॉटी कर लेनी चाहिए, उसको पैंट में या अंडरवियर में पास नहीं करना चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए। पर अगर तब भी बच्चा कर रहा है तो ही उस केस में हम उसे एक डिसऑर्डर, एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालेंगे, डायग्नोज करेंगे। सो अंडरस्टूड सी लॉजिकल सी बात है कि हम बीमारी तभी डायग्नोज करेंगे जब वो नॉर्मल डेवलपमेंट या नॉर्मल ग्रोथ होने के बाद प्रॉब्लम आ रही हो, ना कि ये कि अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं और टॉयलेट ट्रेनिंग देने में अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सिखाने के बाद भी करे जा रहा है बार बार, तो उसे हम डायग्नोज दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं हम तब डायग्नोसिस देते। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ टाइम तक तो बच्चे ने अच्छा खासा पॉटी कंट्रोल दिखाया है, ट्रेनिंग जो उसको दी गई है उसके अकॉर्डिंग उसने बिहेव किया है, और वो जानता है, उससे अगर पूछा जाए तो उसे सब पता है। उसे आमतौर पर कई सिचुएशंस में टॉयलेट में जाकर पॉटी करना आता भी है। ये भी होता है कि बच्चा कई सिचुएशंस में तो कर ही लेता है पॉटी टॉयलेट में जाकर, पर कभी कभी वो रिलीज कर देता है, कभी कभी बच्चे को ध्यान नहीं रहता या उसे पता नहीं चलता। या तो वो कोई काम कर रहा है, खेल रहा है, तब ऐसा हो जाएगा, या जब खाना खा रहा है उसके बाद अक्सर वो रिलीज कर देगा, या कई बार सोते समय भी बच्चा जो है वो पॉटी रिलीज कर देता है। तो आमतौर पर ये जो रिलीज होता है पॉटी का, बेवक्त होता है, जो ये बच्चे के ना चाहते हुए और अचानक से हो जाता है, कई सारी सिचुएशंस में हो जाता है, उसे हम डायग्नोसिस में कैटेगराइज करते हैं। ये जो सॉइलिंग की जो प्रॉब्लम होती है, इसे फीकल सॉइलिंग या स्टूल सॉइलिंग का भी नाम दिया जाता है। सॉइलिंग कह लो, इनकॉन्टिनेंस कह लो, या एंकोप्रेसस जो कि बोला जा रहा है, ऐसा जो टर्म्स होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिजिकल नेचर की होती हैं, इनका कोई फिजिकल कॉज होता है, और साथ ही साथ ये इनवॉलेंट्री होती हैं, बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने आप अचानक से हो जाती हैं। मतलब बच्चा इसे अपनी इच्छा से नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता, जिद की वजह से नहीं करता, लापरवाही में नहीं करता, उससे कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। अगर हम डेटा देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 1 से 2% बच्चों में जो कि 10 साल से कम उम्र के होते हैं, मतलब 5 साल या उससे बड़े और 10 साल से छोटे जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें करीब करीब 1 से 2% तक बच्चों में ये बीमारी जो है ये मिलती है। और लड़कों में ये ज़्यादा मिलती है लड़कियों के मुकाबले। करीब करीब जो बच्चे जिनको ये बीमारी होती है, उनमें से 80% लड़के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़कों में ये 4 गुना ज़्यादा मिलती है लड़कियों के मुकाबले। एंकोप्रेसस के बारे में ये जो वीडियो है, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में बना रहा हूँ। ये मैंने अलग अलग भागों में बनाई है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एंकोप्रेसिस के केवल कॉजेज के बारे में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा।
ताकि वीडियोस जो हैं वो छोटी रहें। मेरी बहुत सी वीडियोस काफ़ी लंबी रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को मैं अलग-अलग पार्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। किसी वीडियो में कॉजेज़ के बारे में बताऊँ, किसी और में मैं सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा, फिर उसमें मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा और कुछ अलग-अलग एरियाज़ हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि एंकोप्रेसिस जो है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ठीक से समझना ज़रूरी है कि इसका इलाज कैसे और किस तरह से किया जाता है। इसलिए इसे मैं 2-3 पार्ट्स में वीडियो को बनाऊँगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से एंकोप्रेसिस की प्रॉब्लम होती है? रेयरली ऐसा होता है, ना के बराबर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को ये जो बीमारी होती है, वो किसी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी की वजह से हो। मतलब बच्चे के अंदर जो उसके जो इंटेस्टाइन या अंदर जो पेट है या उसका जो एनल एरिया होता है जहाँ से बच्चा पॉटी पास करता है, उसके अंदर किसी तरीके की बीमारी है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसका कोई डिसीज़ है या उसके अंदर कोई बड़ी कोई गंभीर समस्या हो रही है, बीमारी हो गई है, उसके कारण ये अक्सर नहीं मिलती प्रॉब्लम। ना ही उसकी एनाटॉमी में किसी बदलाव की वजह से, मतलब उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ है या वहाँ का कोई हिस्सा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। और ना ही वहाँ कोई इन्फेक्शन वगैरह है। इन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती। मैक्सिमम केसेस में या ये कहें कि करीब-करीब हर केस में ये बड़े लंबे समय से चली आ रही कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, कब्ज़ी की वजह से होती है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वो एक कारण होती है, एक बड़ा कारण या ये कहें कि मेन कारण वही होती है जिसकी वजह से बच्चे में एंकोप्रेसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें क्या लक्षण आते हैं कि व्यक्ति जो है वह 1 या 1 से ज़्यादा दिन तक कई बार पॉटी नहीं कर पाता या उसको निकलती नहीं है या वो कहें कि उसकी बॉडी रिलीज़ नहीं कर पाती। बॉवेल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो उसका हो नहीं पाता। हालाँकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रोज़ व्यक्ति को टॉयलेट या जैसे कहें कि हम डिफेकेशन जिसे कहते हैं, फीसिस पास करना या पॉटी करना, ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी व्यक्ति को रोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आम तौर पर भी नॉर्मली भी ये देखा जाता है कि कई वजहों से लोग कई बार पूरा-पूरा दिन पास नहीं करते, टॉयलेट नहीं जाते, सिर्फ़ यूरिनेट करेंगे। या कई बार पूरा-पूरा दिन जैसे लोग यूरिनेट भी नहीं करते कई बार। बहुत से ऐसे टाइम आते हैं जैसे सर्दियों में या कुछ ऐसा खा लिया या किसी और वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा यूरिन या फीसिस हम पास नहीं कर रहे। तो कॉन्स्टिपेशन तब होगा जब आम तौर पर लोग कई-कई दिन तक पास नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको स्टूल ना पास करने की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ उनको दर्द भी होता है। जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको पेन होता है, उनको दर्द महसूस होता है या किसी तरीके से थोड़ा कट छिल जाता है वो एनस वाला एरिया, पॉटी वाला एरिया, मसल्स, स्किन जो है वहाँ पर वो थोड़ी छिल जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लीडिंग भी हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ दर्द बहुत होता है। अब जैसा कि बताया कि लोगों को आम तौर पर ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम एडल्ट्स के हिसाब से देखें, तो वो वेरी करती रहती है। पर कई दिन तक अगर ये प्रॉब्लम बनी रहे, तो ही हम उसे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी का नाम देंगे। बच्चों में जब 3 दिन या उससे ज़्यादा जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब फीसिस पास ना हो रहा हो, उस केस में हम जो है उसे कॉन्स्टिपेशन का नाम देंगे या कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन जो है अब वो सीरियस कंडीशन बन गई है या सीरियस लेवल की हो रही है। तो बॉवल मूवमेंट्स जो है वो इनफ्रीक्वेंट होंगे। अब यहाँ ये भी नहीं हो सकता कि एक बार अगर 3 बार हुई तो अगली बार फिर अगले 3 दिन बाद होगी, ऐसा नहीं होता। हो सकता है 3 दिन के बाद हो, फिर उसी दिन 2 बार और हो जाए या अगले दिन हो जाए, फिर 2-4 दिन तक लगातार होती रहे। तो ऐसा कोई हमारे पास बहुत एक्यूरेट तरीका तो नहीं है ये बताने का कि कितने-कितने दिन का इंटरवल होना चाहिए। पर अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है, इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट मतलब अलग-अलग टाइम पर कभी एक दिन में 1 बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो कभी 2-2 3-3 दिन तक बिल्कुल भी फीसिस पास नहीं हो रहा। उस केस में हम इसे कॉन्स्टिपेशन को बीमारी की तरह देखते हैं। तब उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम जो है वो इसी तरीके से प्रेज़ेंट होती है कि 2-3 दिन तक बच्चा बिल्कुल फीसिस पास नहीं करेगा और जब करेगा तो उसे दर्द भी महसूस होगा। अब ये जो एंकोप्रेसिस की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत पहले से शुरू हो जाती है। अक्सर क्या देखने में आता है कि बच्चे को बहुत मोटी और बहुत बड़ी-बड़ी पॉटी आती है, जिसकी वजह से उसे वो रिलीज़ करने में दर्द महसूस होता है। लार्ज स्टूल्स वो पास करता है बच्चा, जिसे पास करते टाइम उसको दर्द होगा। अब
दर्द को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसे बार बार दर्द हो रहा है, तो बच्चा क्या करता है, उसे होल्ड करना शुरू कर देता है। मतलब दिन में बहुत कम टाइम पॉटी जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे दर्द होगा, तो वो होल्ड करने लगता है, दबाने लगता है, रोकने लगता है अपनी पॉटी को। तो ये जो आदत है रोकने की, ये इस हद तक बन जाती है कि कई बार जब बच्चा बहुत आराम से स्टूल्स पास कर भी सकता है, या जब छोटे छोटे या थोड़े कम सॉलिड वाले जो स्टूल जब वो बच्चा पास करने की कोशिश करता है, तब भी अगर वो नॉर्मल स्टूल्स पास कर रहा हो, बड़े बड़े स्टूल्स पास ना कर रहा हो, तो भी वो रोकने की आदत तो उसकी बनी रहती है। तो ऐसे में क्या है कि पेन नहीं भी हो रहा तब भी बच्चा होल्ड कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं भी फेस कर रहा तब भी वो होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करने की आदत बन गई, रोकने की आदत बन गई। अब जितना ज्यादा बच्चा रोकने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा जो फीसिस है, पॉटी है, वो क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट का जो एरिया होता है, जिसे कोलॉन कहते हैं, वहां पर सब पॉटी जमा हो जाती है। और वो जो होती है एरिया, उसकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, चौड़ी होने लगती हैं, जिसको मेगा कोलॉन कंडीशन का नाम देते हैं। जैसे जैसे कोलॉन जो होता है वो स्ट्रेच होता जाता है, फैलता जाता है, तो बच्चे के अंदर जो नेचुरल अर्ज होती है पॉटी करने की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सेंसिटिविटी जो होती है मसल्स की, वहां से जो सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि अब अर्ज आ रही है, अब पॉटी रिलीज करो, वो खत्म हो जाती है। बच्चा अगर लगातार मतलब रोकता रहे तो उसके अंदर वो फील ही खत्म हो जाता है, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि मुझे पॉटी रिलीज करना है या मुझे जरूरत है। इसके बाद क्या होता है, बच्चे के बॉडी में, इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ तो बहुत सॉलिड स्टूल जमा हो जाता है, बहुत सख्त वाला, बहुत ही हार्ड वाला जमा हो जाता है। पर ऊपर की तरफ बहुत सॉफ्ट और बहुत सेमी सॉलिड वाला जो फीसिस होता है, वो जो कि अभी बन रहा है या जो बहुत छोटे छोटे पीसीज में है, वो ऊपर से क्या करता है, वो जगह ढूंढ के नीचे की तरफ लीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होता है कि बच्चे के ये जो स्टूल होते हैं, ये शुरू शुरू में तो बहुत थोड़ा थोड़ा निकलते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं, पतले पतले निकलते हैं, और जो उसके कपड़ों में लग जाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को अक्सर क्या लगता है कि बच्चा जो है वो ठीक से या तो साफ नहीं कर रहा, या थोड़ा बहुत अगर निकल गया है तो उसको साफ कर देते हैं, और पेरेंट को लगता है कि थोड़ी बहुत पॉटी आ गई होगी, बच्चा शायद ठीक से नोटिस नहीं कर पाया, या कई बार जैसे फार्ट करने की वजह से, पालने की वजह से जब बच्चे का थोड़ा बहुत फीसिस रिलीज हो जाता है, या आमतौर पर कई लोगों का भी रिलीज हो जाता है, थोड़ा कॉमन फिनोमिना है ये, तो पेरेंट्स को लगता है कि इस वजह से ये रिलीज हो गया है तो साफ कर देते हैं, या इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पूरा स्टूल है, ये इंटेस्टाइन में या कोलॉन वाले एरिया में इतना ज़्यादा जमा होने लगता है कि बच्चा उसे अंदर रिटेन नहीं कर पाता, बच्चे की जो मसल्स हैं वो उसको संभाल नहीं पाती ये सारी की सारी पॉटी को, फीसिस को। और फिर होता ये है कि ये जो लीकेज है, ये तो नहीं होती, पर बच्चा जो है वो पूरी की पूरी जो पॉटी है वो एक साथ रिलीज करने लगता है। जितनी भी पॉटी उसके इंटेस्टाइन में जमा हो जाती है, वो एक साथ उसे रिलीज कर देता है, और बड़े बड़े हार्ड और मोटे मोटे जो स्टूल होते हैं, पॉटी होती हैं, वो रिलीज हो जाती हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है, ये सिंपल दर्द से, कॉन्स्टिपेशन से, होल्ड करने से शुरू हुई थी, अंदर एक्यूमुलेट होती गई। पहले छोटा छोटा पॉटी जो था वो लीक होता गया, छोटे छोटे पीसीस थे या लिक्विड फॉर्म में होते थे, सेमी सॉलिड फॉर्म में होते थे, वो रिलीज हुए, और धीरे 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 ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई कि बच्चा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, बिल्कुल भी रिटेन नहीं कर पाया। उसको खुद तो पता ही नहीं चल पाता धीरे धीरे कि मुझे पॉटी आई है तो मुझे रिलीज करना है। दर्द के डर से या किसी और डर से बच्चा जो है पॉटी जाता ही नहीं है, उसको लगता है कि मुझे आएगी नहीं, मुझे दर्द होगा, तो बच्चा उसे रोक रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रोकने की भी आदत बनी हुई है। दिमाग को भी पता नहीं चल रहा है कि पॉटी आ रही है तो उसको आम तौर पे आराम से रिलीज करना है। पेरेंट्स को भी शायद कई बार बच्चा नहीं बताता, या पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं। और जब ये प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक बनती रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, बढ़ती जाती है, तो एक टाइम आता है जब मसल्स उसको संभाल नहीं पाती पॉटी को, और वो रिलीज कर देती हैं, और एक साथ बहुत सारी पॉटी बच्चा करने लगता है। इस तरीके से एंकोप्रेसस की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाती है, सिंपल कॉन्स्टिपेशन या पेन की प्रॉब्लम से शुरू होकर। कई बार जो है बच्चे को खुद ही नहीं पता चल पाता कि उसने फीसिस पास कर दी है, बॉवल मूवमेंट हो चुका है। और जब बच्चा इसको पास कर लेता है तो अक्सर उसमें से बदबू बहुत आती है, स्मेल बहुत होती है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे फीसिस जो था वो पास नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे जो बैक्टीरियल रिएक्शंस हैं वो कोलॉन में, मतलब एनस रेक्टम वाले एरिया में,
वो जो बैक्टीरियल रिएक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से फीसिस जो है वो भी बहुत काला पड़ जाता है, बहुत सूखा सा हो जाता है और बहुत ही स्टिकी सा हो जाता है। मतलब उसके अंदर लिक्विड कंटेंट जो होता है, वाटरी कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो बहुत डार्क हो जाता है, बहुत स्टिकी सा हो जाता है और बहुत बदबू सी आने लगती है उसके अंदर से। तो वो जो नॉर्मल फीसिस जो बच्चा पास करता है या कर सकता है, उससे बहुत अलग तरह की इसकी क्वालिटी हो जाती है। समय के साथ ये भी देखा जाता है कि बच्चे के अंदर जो उसके बॉवल मूवमेंट के लिए जो मसल्स जिनकी ज़रूरत होती है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, मतलब उनको जिस स्मूथनेस के साथ और जिस नेचुरल तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है, वो काम करना बंद कर देती हैं, या ये कहें कि मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन और तालमेल जो है वो बिगड़ जाता है। तो रेक्टम की या एनस की मसल्स जो होती हैं जिनको कि रिलैक्स होना चाहिए जब बच्चा फीसिस पास करता है, या जब बच्चा जो है वो फीसिस पास करने लगता है, या जब उसको आती है और वो प्रेशर फील करता है, तो मसल्स जो है वो रिलैक्स करनी चाहिए। बट ऐसे में क्या हो रहा होता है, बच्चे की मसल्स और भी ज़्यादा स्टिफ और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, बच्चा और भी ज़्यादा उनको दबाने की कोशिश करता है। तो जब पास भी हुआ है फीसिस तो भी उसमें बच्चे को बहुत रिलैक्स नहीं फील हो रहा, बच्चे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मसल्स जो है वो बहुत रिलैक्स नहीं होती। क्योंकि बच्चे का जो पूरा जो फोकस है, बच्चे की जो पूरी जो एक फंक्शनिंग है वो इस तरह की हो गई है कि वो केवल उसे दबाने की, उसको रोकने की, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की यही कोशिशें कर रहा होता है। तो ऐसे में मसल्स रिलैक्स तो होती नहीं है, मसल्स को पता ही नहीं चलता है, मसल्स का वो रिलैक्स होने का काम ही बंद हो जाता है। तो ये जो मसल्स की, एनस की जो मसल्स हैं, उनकी जो डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से फीकल रिटेंशन होने लगता है, इस कंडीशन को एनिस्मस भी कहते हैं। ये मसल्स की भी एक कंडीशन है जो बन जाती है। अब ये तो हमने जाना कि बेसिकली बच्चे के शरीर में हो क्या रहा है। एक और यहाँ पर समस्या आती है, या एक जानने की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि बच्चे को ये कॉन्स्टिपेशन हुई ही क्यों। बच्चे को पेन आ रहा था, बच्चे को लार्ज स्टूल पास हो रहे थे, ये प्रॉब्लम जब शुरू हुई तो हुई ही क्यों। एक मेजर कारण जो होता है इसका, जो कि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स अक्सर देखते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे या बहुत ज़्यादा फाइबर वाला खाना, फूड नहीं खा रहे। उस वजह से बच्चे के अंदर फाइबर की कमी की वजह से जो उसकी स्टूल होती है, फीसिस होती है, वो बहुत हार्ड और बहुत ही लार्ज, बड़ी बड़ी होने लगती है। उसमें से सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को तकलीफ आनी पहले ही शुरू हो जाती है। तो या तो पानी कम पीने से होगा, फाइबर नहीं होगा खाने में तो होगा। हालांकि ये भी देखा जाता है कि कई मामलों में फैमिलीज में रन करती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स में से अगर किसी को है, दादा दादी या नाना नानी में किसी को रही है, मम्मी में रही या पापा में रही, तो अक्सर बच्चे भी कहीं ना कहीं उसको इनहेरिट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। और कई मामलों में तो पता ही नहीं चल पाता है कि असली कारण था क्या। एंकोप्रेसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो पेरेंट्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। पेरेंट्स जो है वो बड़े परेशान रहते हैं, और ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, वो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को डांटने लग जाते हैं। उनको लगता है बच्चा जो है लापरवाह है, आलसी है, बताता नहीं है, जिद्दी है। इस तरीके से बच्चे को बोलने लगते हैं और डांटते रहते हैं कि ये बताता क्यों नहीं है जब इसको पॉटी आती है, या ये टॉयलेट में जाके क्यों नहीं करता जब इसको पता है कि टॉयलेट में जाके करना है। और कई सिचुएशंस में ये कर भी देता है, कभी कभी कर भी देता है, पर आमतौर पर ज़्यादातर ये जा क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे में वो डांटते हैं, क्योंकि उनको बार बार सफाई भी करनी होती है। और कई बार तो बच्चा अलग अलग जगह पर पास करने लगता है, मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पर उसने फीसिस कर दी, या वो कहीं किसी रिलेटिव के घर गए हुए हैं, या स्कूल गया हुआ है बच्चा, वहाँ पर उसने जो है डिफेकेट कर दिया। तो पेरेंट्स के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ये पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि ये किसी ना किसी कॉन्स्टिपेशन या कुछ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा फेस कर रहा है ये इश्यूज़। जबकि अक्सर ये प्रॉब्लम इस वजह से होती नहीं, बच्चे का कोई जिद या बच्चे की कोई पर्सनैलिटी की कोई ऐसी आदत, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एंकोप्रेसर्स के जो बच्चे होते हैं उनको जब ऑब्जर्व किया गया, उन पर स्टडीज़ की गई, तो ऐसा देखा गया कि उनके अंदर जो इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा या कम नहीं होती उन बच्चों के मुकाबले जिनको एंकोप्रेसर्स नहीं है। तो एंकोप्रेसिस की जो प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन, खाने पीने, हेल्दी फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, या जेनेटिक रीजंस की वजह से, या किसी वजह से बच्चा जब कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपनी प्रॉब्लम को, उन वजहों से हो रही है। इस वजह से नहीं हो रही है कि बच्चे के अंदर एंजाइटी है या बच्चे के अंदर कोई और इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि कई बार इनका लिंक देखने में आता है।
कई बार जब बच्चे के घर में माहौल अच्छा नहीं है, फैमिली में फाइट्स बहुत होती हैं, या किसी तरीके से पेरेंट्स बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, या बच्चे को ज़्यादा डांटते हैं, या बच्चे की ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत सख्ती बरती होती है, खास करके टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पर बच्चे को साथ बहुत सख्ती बरती होती है, तो बच्चा सीख तो गया टॉयलेट ट्रेनिंग, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर डर बैठ जाते हैं। तो उसको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ अगर मम्मी को बता दी तो मम्मी डांट देंगी, मम्मी को बताया, पापा को बताया तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। तो कई बार जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो बताते नहीं है अपने पेरेंट्स को। ना बताने के कारण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से, और थोड़ा डर और फियर जो बच्चे के मन में होता है, इसकी वजह से अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकती है, या ये कहें कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चा बता नहीं पाता, और जैसे पहले बताया फिर वो प्रॉब्लम जो है वो चलते 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 मसल्स के लेवल पर पहुंच जाती है, और बच्चे की जो पूरी स्टूल है वो पास हो जाता है बहुत ही इररिलेवेंट जगहों पर, मतलब टॉयलेट के अलावा बाकी जगहों पर वो पास हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो ओवरऑल एटीट्यूड होता है या बिहेवियर होता है पेरेंटिंग को लेकर, या बच्चे को लेकर, जो उनका पूरा जो स्टाइल है, पेरेंटिंग स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी होता है कई मामलों में, जहां पर कि पेरेंट्स या तो बहुत लापरवाही से लेते हैं बच्चे की प्रॉब्लम्स को, या बहुत सख्ती बरतते हैं। तो एंकोप्रेसिस हो गई, या इसी के साथ इन्यूरेसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, मतलब जहां पर बच्चा यूरिन पास करता है, जैसे कि बेड वेटिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां भी अक्सर किसी ना किसी टाइप का फैमिली स्ट्रेस या कोई पेरेंटिंग स्टाइल की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अक्सर कारण बनती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो फीसिस को या यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता और अननेसेसरी टाइम पर पास कर देता है। पर एंकोप्रेसिस के मामले में बच्चे में और कोई बिहेवियरल डिफिकल्टी मिलेगी ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता। मतलब बच्चा आमतौर पर जिद्दी मिलेगा, या टेंट्रम शो करेगा, गुस्से वाला होगा, या बहुत शाय या बहुत सोशली एंग्शियस होगा, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। मतलब आमतौर पर जैसे दूसरे बच्चों में होती है जो एंकोप्रेसिस से सफर नहीं कर रहे होते, उनमें जितना रेट होता है प्रॉब्लम का, एंकोप्रेसिस वाले बच्चों में भी उतना ही मिलेगा। तो कुछ ऐसा बहुत फर्क नहीं होता है, इसलिए हम इसको बिहेवियरल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर सकते। तो ये रही पूरी जानकारी कॉजेज़ के बारे में, जो भी संभव पॉसिबल जानकारी थी एंकोप्रेसिस के बारे में। मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी, साथ ही साथ उसके कुछ कॉजेज़ के बारे में आपको बताया। ये कॉजेज़ समझना जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आपको काम आएगी, और साथ ही साथ ये आपको बच्चे की प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करेगी। इन वीडियोस का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि प्रॉब्लम्स को, बिहेवियरल इश्यूज़ को, या जो भी बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको आप ढंग से समझ पाएँ, एज अ पेरेंट जान पाएँ कि उसके साथ हुआ क्या है और होता क्या है, हो क्या रहा है उसके साथ, ये आप समझ पाएँ। जब आप सही तरीके से समझेंगे तो फिर सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन सही ले पाएंगे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, या बच्चे के जो भी मैनेजमेंट है, इश्यूज़ हैं, उसको ठीक तरीके से संभालने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ नीचे कमेंट करें, अपना कोई व्यू शेयर करें, फीडबैक दें, या कोई क्वेश्चन पूछें, और वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको इस जानकारी की बहुत ज़रूरत हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दें, जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी, वह इसे देख लेगा, जानकारी ले लेगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी और भी यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए। बच्चों के बारे में या एडल्ट्स के बारे में जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, जो आपके कई तरह से काम आएंगी। आगे के जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और कुछ दूसरे इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।